हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस नई वीडियो में, जो कि बिहार स्पेशल एस्टेट से संबंधित है। ये क्लास 7 है, जिसमें आपको 30 एमसीक्यूज मिलेंगे, जो कि कुछ सीडीपी जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड भी होंगे, कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड भी होंगे, एंड स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि पूरी जानकारी आप ले पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल है आज का हमारा कि प्रतिभाशाली बालक डॉट 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 है। ऑप्शन ए बहिर्मुखी, ऑप्शन बी बहुत परिश्रमी, ऑप्शन सी अभिसारी चिंतक, या फिर ऑप्शन डी अपसारी चिंतक। क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी अपसारी चिंतक है। देखिए, अपसारी चिंतक, जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है अगर अपसारी चिंतक वाला है, तो वो केवल एक नहीं बल्कि बहुत सारे तरीकों से आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकता है। या यूं कहें कि बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे जवाब होते हैं, बहुत सारे तरीके जानता होता है। बट कन्वर्जेंट जो थिंकर होता है, थिंकिंग होती है उसकी, वो एक सीमित होता है। बहुत परिश्रमी का मतलब होता है हार्ड वर्किंग कुछ कर लेगा, तो ज़रूरी नहीं है, तो औसत वाले बच्चे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर लेते हैं। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चा स्मार्ट वर्किंग भी साथ में कर लेता है। बहिर्मुखी का मतलब सामाजिक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिलहाल जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली माना जाता है, जो केवल ऐसा नहीं है कि एवरेज से मैच खाए, वो एकदम यूनिक हो, जो डिफरेंट हो, तो इसलिए वो अपसारी चिंतक के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जो सवाल हैं अधिकतर आपको बिहार में आए हुए मिल रहे हैं। पहले उस तरीके के क्वेश्चन जो साइकोलॉजी से रिलेटेड बन चुके हैं, ये उनका है, और ये जो जवाब हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन विकलांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन है? कौन ह्यूमन रिसोर्स है? ऑप्शन ए स्पेशल एजुकेटर, ऑप्शन बी ऑडियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर भी दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं। श्रवण जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी काउंसलिंग करते हैं, एंड इसलिए वो सभी। क्वेश्चन नंबर 63, प्रश्न 63 कहता है अस्थित दिव्यांग व्यक्तियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? जो लोकोमोटर डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही होगा हमारा, कोलकाता। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है यदि कोई बच्चा कौवा को तौवा बोलता है, उसे कौन सी समस्या है? ऑप्शन ए डिसलेलिया, ऑप्शन बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया, ऑप्शन डी डिस्प्रैक्सिया। क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए डिसलेलिया। इसके अंतर्गत तुतलाने और हकलाने की समस्या देखी जाती है। डिसलेक्सिया में जो पठन संबंधी विकार होता है, डिस्ग्राफिया जो लेखन संबंधी होता है, एंड डिस्प्रैक्सिया जो एक तरीके का कोऑर्डिनेशन संबंधित, समायोजन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, प्रश्न 65 आपके सामने है। कहता है कि जब हमें पढ़ने के लिए बाध्यता ना हो कि कहाँ और किस समय पढ़ सकते हैं, लेकिन दस्तावेजों की प्रक्रिया औपचारिक हो, तब उसे क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए दूरस्थ शिक्षा, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन सी मूल्य शिक्षा, ऑप्शन डी औपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 65 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ये एक दूरस्थ शिक्षा है, डिस्टेंस एजुकेशन है, जिसमें कोई बाध्यता नहीं रहती कि आप कब पढ़ें, कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। वो आपको मटेरियल दे देता है, आप कभी भी पढ़िए। लेकिन दस्तावेजों की जो औपचारिक जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो आपको ज़रूर करनी होती हैं। आपके पास सिलेबस भी होता है, मार्कशीट भी मिलती है आपको,
डिग्री भी मिलती है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको उनको देना होता है जो एडमिशन से रिलेटेड या प्रोसीजर्स होते हैं, बिना उसके संभव नहीं है। तो इसलिए औपचारिकता भी होती है, लेकिन इसलिए हम इसको, ऐसा जो एजुकेशन है वो निरौपचारिक एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जिसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था। आप लोग जानते हैं कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग 1963 में 1963 में सैमुअल ए किर्क ने किया था, लेकिन कहाँ पर किया था? ऑप्शन ए शिकागो कॉन्फ्रेंस में, यानी कि शिकागो सम्मेलन में। ऑप्शन बी DSMNRU कॉन्फ्रेंस जो लखनऊ में है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, वहाँ के किसी कॉन्फ्रेंस में। या फिर ऑप्शन सी मिलन कॉन्फ्रेंस में। या फिर ऑप्शन डी दिल्ली नेशनल कॉन्फ्रेंस में। क्वेश्चन नंबर 66 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, शिकागो कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर सम्मेलन के दौरान उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। बाकी DSMNRU एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर नहीं हुआ था। मिलन कॉन्फ्रेंस के बारे में बता देता हूँ। ये मिलन कॉन्फ्रेंस है जिसमें साइन लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था। मान लीजिए कभी आपको सवाल आ जाए कि ऐसा कौन सा कॉन्फ्रेंस था जो कि साइन लैंग्वेज को बैन करने की बात कर दी थी। जी हाँ, इसने बात कर दी थी, बट अधिक समय तक नहीं रहा, क्योंकि ये बहुत ही एक पक्षीय सिस्टम था जो एजुकेशन से रिलेटेड था, उस समय शैक्षणिक स्थितियों से था, बट ऐसा हुआ नहीं। बट अगर कैसा अभी कभी ऐसा सवाल आ जाए कि ऐसा कौन सा कॉन्फ्रेंस है जिसमें साइन लैंग्वेज को बैन करने की बात की गई थी और बैन भी कर दिया गया था, लेकिन अधिक समय तक नहीं, तो ये मिलन कॉन्फ्रेंस। दिल्ली नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तो कोई भी नेशनल लेवल का हो सकता है, बट यहाँ पर नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, शिकागो कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है ये, हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। और इनके नेशनल इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? उनका नाम है NIEPVD, इसको कहते हैं, इसको N कहते हैं ना कि आई। शुरू में क्या है? N है, NIEPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज। ये देहरादून में स्थित है और 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 68 प्रश्न कहता है कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि श्रवणबाधित बच्चों को भी लगा लीजिएगा इसमें, सर्वप्रथम किसने कहा था कि श्रवणबाधित बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए जॉर्ज डालगार्नो, ऑप्शन बी पेड्रो पोंस डी लियोन, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी डे क्रोली। क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पेड्रो पोंस डी लियोन। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है जब कोई दृष्टिबाधित बच्चा किसी असामान्य गतिविधि को बार बार दोहराता है तब उसे क्या कहते हैं? ये बहुत ही सिंपल सवाल हैं, एकदम सिंपल। आपने डिप्लोमा बीएड अगर किया है सही तरीके से तो ऐसे सवालों में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन ए आवृत्ति कहते हैं, ऑप्शन बी विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं, दृष्टिबाधित कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी ब्लाइंडिज्म कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, इसको ब्लाइंडिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 प्रश्न 70 आपके सामने है। कहता है विकलांग जन अधिनियम या दिव्यांग जन अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांग बच्चों को कितने वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है? ऑप्शन ए 16 ईयर्स 16 वर्ष, ऑप्शन बी 14 ईयर्स 14 वर्ष, ऑप्शन सी 15 ईयर्स 15 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दिव्यांग बच्चों की बात है तो इसमें 18 वर्ष तक बात की गई है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए ये सही हो जाएगा 18 ईयर्स। बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या किसके अंतर्गत आती है?
ऑप्शन ए चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 71 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। ये ऑटिज्म का एक प्रकार है, जो स्वलीनता है उसका एक प्रकार है, चाइल्डहुड भी उसका प्रकार है, डिस्कैलकुलिया और डिस्ग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार हैं। फिलहाल जो सामाजिक अंतःक्रिया है वो परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है स्वलीनता एक है। ऑप्शन ए एक भाषाई समस्या, ऑप्शन बी एक व्यवहारिक समस्या, ऑप्शन सी एक सामाजिक समस्या, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी सभी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वलीन हो जाता है तो अपने आप में खोया रहता है, ना लैंग्वेज डेवलप होगी ना समाज से संपर्क होगा, वो अपने आप सभी समस्याएं पैदा हो जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन ए अविभेदीकरण यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन बी पहुंच एवं सुगम्यता एक्सेस एंड एक्सेसिबिलिटी, ऑप्शन सी शून्य अस्वीकृति जीरो रिजेक्शन, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी सभी। एक्सेस एंड एक्सेसिबिलिटी का एक बेहतरीन वीडियो भी थ्योरेटिकल बना हुआ है, आप जा सकते हैं देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में, और वहाँ आपको मिल जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से या कौन सी दिव्यांगता इंद्रिय जनित नहीं है। ऑप्शन ए इंद्रिय जनित मतलब सेंसरी या सेंस से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए श्रवण बाधिता, ऑप्शन बी दृष्टि बाधिता, ऑप्शन सी बधिरांधता, ऑप्शन डी स्वलीनता। क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी ये नहीं है, बाकी सभी सेंस से रिलेटेड है। ये एक व्यवहारिक एवं विकासात्मक समस्या है ऑटिज्म। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि एवीए क्या है। एवीए का मतलब होता है ऑडिटरी वर्बल अप्रोच। ऑप्शन ए श्रवण मौखिक उपागम लिप रीडिंग के माध्यम से प्रदान किए गए दृश्य समर्थन के बिना सुनने और बोली जाने वाली भाषा के उद्देश्य पर केंद्रित है। ऑप्शन बी यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन सी यह बधिरांत बच्चों के आंखों की रोशनी लाने में सहायक है, या फिर ऑप्शन डी गणित पढ़ाने की एक तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि ये दृष्टिबाधित बच्चों से संबंधित नहीं है, ये ऑडिटरी वर्बल अप्रोच है जो ऑडिटरी को डेवलप करने के लिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए निजात किया गया है। यह बधिरांत बच्चों की आंखों की रोशनी लाने में बिल्कुल सहायक नहीं है, क्योंकि उस तरीके का ऑप्शंस नहीं है इसमें, और गणित पढ़ाने की तकनीकी ऐसा नहीं है क्योंकि ऑडिटरी सिस्टम है वो। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि विशेष शिक्षा क्या है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा की तैयारी के लिए उचित फैक्ट्री, ऑप्शन बी श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था, ऑप्शन सी एक शैक्षिक व्यवस्था जिसमें दिव्यांगों को समाज से जोड़ा जाता है, ऑप्शन डी एक योजना जो केवल रोजगार प्रदान करती है। जो ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा की तैयारी के लिए उचित फैक्ट्री है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसकी विशेष शिक्षा क्या होता है कि उसका व्यक्तिगत विकास काफ़ी स्थिति ठीक हो जाती है, उसके लिए बेहतर है प्रिपरेटरी के लिए। ऑप्शन बी श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था, सी एक शैक्षणिक व्यवस्था जिसमें दिव्यांगों को समाज से जोड़ा जाता है, बिल्कुल नहीं। इसमें समाज से कहाँ जोड़ा जाता है, इसमें तो एक ही प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई स्कूल है श्रवणबाधित बच्चों का या संकेत विद्यालय, या दृष्टिबाधित बच्चों का, दृष्टिबाधित बालकों का या बालिकाओं का दृष्टिबाधित विद्यालय, तो उसमें केवल उसी प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा और कोई अदर डिसेबिलिटी के नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर समाज से क्या जोड़ना, एक ही कैटेगरी में रख करके समाज से जोड़ना थोड़ी कहते हैं उसको। ऑप्शन डी एक योजना जो केवल रोजगार प्रदान करती है, जो कि गलत है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा कि श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था है, यानी कि कम से कम एक कैटेगरी के बच्चों के लिए व्यवस्था करती है। इसलिए यहां पर 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि CARS किन बच्चों के आकलन के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन ए हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन या इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ऑप्शन बी ऑटिज्म चिल्ड्रन, ऑप्शन सी लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ऑप्शन डी विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन।
तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑटिज्म चिल्ड्रन के लिए है। इसका मतलब होता है द चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है ये जो कार्स है ये ऑटिज्म बच्चों के लिए असेसमेंट के लिए काम आता है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ऑप्शन बी, वाक्यों के निर्माण से। ऑप्शन बी, शब्दों के निर्माण से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। क्योंकि सी में केवल शब्द हैं तो डायरेक्ट शब्द से शुरू नहीं होता है, अक्षर का होना जरूरी है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि दृष्टिबाधित बच्चों के पाठ्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, विस्तारित कोर पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी, कार्यात्मक पाठ्यक्रम। ऑप्शन सी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 79 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, एक्सपेंडेड कोर करिकुलम। इसमें कुछ एरियाज होते हैं, उन एरियाज को जब हम डेवलप करते हैं तो ये माना जाता है कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको भी हम एक सामाजिक संपर्क में लाने और सामाजिक विकास करने के लिए जो सोसाइटल प्रोसेस है उसमें लाने के लिए भी उनको हम इनके घटकों का यूज करते हैं ताकि वो भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। बाकी जो कार्यात्मक पाठ्यक्रम है वो मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम आप जानते हैं वो भी बच्चों के लिए होता है। विषय केंद्रित थोड़ा सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि टाइडोमा क्या है। आप जानते होंगे, वाकई में ये बहुत सिंपल सिंपल सवाल है और ये बस आ जाए आपके सवाल में बहुत बढ़िया है, नहीं आए तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ऑप्शन ए, स्वलीन बच्चों के लिए संप्रेषण की विधि। ऑप्शन बी, बधिरांत बच्चों के लिए संप्रेषण की विधि। ऑप्शन सी, अधिगम अक्षम बच्चों के लिए संप्रेषण की विधि, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, ये बधिरांत बच्चों के लिए एक संप्रेषण की विधि है जो टाइडोमा पद्धति है, जिसको टच के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जो हमारी दाढ़ी होती है, जो हमारे होंठ होते हैं, जो हमारा फेस होता है, उसका एक निश्चित दायरा है कि हम यहाँ पर अगर कौन सी उंगली को, अंगूठे को टच करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है अधिगम के लिए आकलन का तात्पर्य है। अधिगम के लिए आकलन का तात्पर्य है। असेसमेंट फॉर लर्निंग भी अलग होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी अलग होता है, असेसमेंट एज लर्निंग भी अलग होता है। तो यहाँ पर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहे हैं, अधिगम के लिए आकलन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए, व्यवहारिक योग्यता की जांच से है। ऑप्शन बी, सिखाने हेतु रणनीति बनाने से है। ऑप्शन सी, अभिभावकों की जांच से है। ऑप्शन डी, शिक्षा से वंचित करने हेतु। क्योंकि हम अधिगम के लिए या सीखने के लिए बात कर रहे हैं तो व्यवहारिक योग्यता की जांच से नहीं, अभिभावकों की जांच हेतु भी नहीं, शिक्षा से वंचित करने हेतु भी नहीं, ये सिखाने हेतु रणनीति बनाने से संबंधित है कि कम से कम हम इतनी जानकारी रख लें। ऐसा नहीं है कि केवल व्यवहारिक जांच लेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। सिखाने हेतु एक रणनीति बनाने का एक बेहतर तरीका है, जो अगर आप भी शिक्षक हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे तरीके अपनाने चाहिए ताकि आप बेहतर रणनीति बना करके उनका चाहे वो कोई भी एजुकेशनल एस्पेक्ट का अचीवमेंट है, लेवल है, वो बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने है, कहता है कि निम्नलिखित में से दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित अधिनियम नहीं है। ऑप्शन ए, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 जो कि है। ऑप्शन बी, टीपीपीओआर एक्ट 2019। ऑप्शन सी, एमएचसीए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ऑप्शन डी, आइडिया इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट 2004। तो ये ए, सी और डी ये तो हैं, हमारा बी नहीं है। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। रीजन, इसको कहते हैं ट्रांसजेंडर्स ऑफ पर्सन्स, ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, पीओआर का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ये दिव्यांगता से संबंधित नहीं है, केवल उनके लिए बना हुआ है। सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 83, यदि एक विद्यार्थी एक विषय में लगातार कम अंक या ग्रेड प्राप्त करता है तब प्रदर्शित करता है, तब्बे की जगह तो लगा लीजिएगा, तो प्रदर्शित करता है कि ऑप्शन ए,
विषय को कक्षा में अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी की उस विषय में कोई रुचि नहीं है। ऑप्शन सी, यह विषय विद्यार्थी के लिए बहुत कठिन है। ऑप्शन डी, यह विषय विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी है। तो जैसे पहले का देखें, विषय को कक्षा में अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, अच्छे से नहीं भी पढ़ाया जा रहा हो ना, तो विद्यार्थी खुद से भी पढ़ लेता है घर में। विद्यार्थी खुद से भी पढ़ के कई बार टॉप कर जाते हैं। कई बार कोई कोचिंग नहीं करता तब भी आईएएस बन जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि जब तक क्लासरूम में या जब तक नहीं पढ़ने जाएगा तब तक कुछ नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी की उस विषय में रुचि नहीं है, या फिर यह विषय विद्यार्थी के लिए बहुत कठिन, कितना भी कठिन हो, इंसान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। ऑप्शन डी, यह विषय विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे कितना भी उपयोगी हो, बट ऑप्शन बी हमारा सही होगा, विद्यार्थी की उस विषय में कोई रुचि नहीं है। आप हैं, कोई भी हैं, कोई भी कितना भी आपको पढ़ा दे या कुछ भी कर ले, अगर आपकी रुचि नहीं है तो अंक ग्रेड छोड़िए, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है, रुचि का होना जरूरी। क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन 4 है इसके अंतर्गत। 84 कहता है कि स्वलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी है। देखिए, स्वलीनता शब्द आप जानते हैं कि पाउल ईगन ब्ल्यूलर ने दिया है 1911 में, लेकिन सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? ऑप्शन ए, सैमुअल किर्क। ऑप्शन बी, वीएफ स्किनर। ऑप्शन सी, लियो कैनर। ऑप्शन डी, जेबी वाटसन। ये अधिकतम सवाल आपकी डिसेबिलिटी से हैं और ये आपके सवाल में आ भी सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, लियो कैनर। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि एनसीएफएसई का पूर्ण रूप क्या है? इसका होता है, ऑप्शन बी सही होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये एनसीएफएसई की बात है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ऑप्शन ए, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। यह गलत होगा। ऑप्शन सी, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, यह भी नहीं रिलेटेड है। ऑप्शन डी, सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुमान। ये तीनों नहीं होंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 86 का ए। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन ए, विद्यार्थी ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया होगा। ऑप्शन बी, विद्यार्थी को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। ऑप्शन सी, व्यवस्था असफल हुई है। ऑप्शन डी, विद्यार्थी पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यवस्था असफल हुई है, द सिस्टम हैज फेल्ड। दरअसल माना जाता है से ये हमेशा ये सवाल सीटेट में भी, किसी भी प्रकार के टेट में भी, रीट में भी और बिहार में भी कहीं पर भी आया है, कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग में। वो व्यवस्था असफल होती है ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि अमौखिक पुनर्वलन क्या है? अमौखिक जहां पर नॉन वर्बल होता है। ऑप्शन ए, शब्द जो कि होगा नहीं। ऑप्शन बी, संकेत या इशारे। ऑप्शन सी, तेज आवाज में डांटना। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिग्नल्स या फिर ये साइन या फिर गेस्चर्स अगर करते हैं तो अमौखिक पुनर्वलन होता है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि एलईडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एलईडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये जैसे ही आप देखते हैं तो आपके मन में आता है नॉम चॉम्स्की। ये यही महोदय हैं जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है। कहता है कि अम्ब्रेला विकार का अर्थ है, मीनिंग ऑफ अम्ब्रेला डिसऑर्डर। शायद आपने ऐसा सुना भी होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसे भी आपको सवाल आ सकता है कई तरीके से। ऑप्शन ए, कोई एक विकार। ऑप्शन बी, विकारों का समूह। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अम्ब्रेला का मतलब होता है ग्रुप, टाइप्स। जब बहुत सारे एक जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो स्पेक्ट्रम का भी वही मतलब होता है कि जहां पर समूह हो, जहां पर ग्रुप हो।
तो इसलिए विकारों का समूह या जहाँ पर ग्रुप हो, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला जैसा सिचुएशन से संबोधित करते हैं। तो ये आज के 30 क्वेश्चंस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे सवाल थे, किस तरीके से आपको लगता है कि ठीक है इसको कंटिन्यू की जाए या ऐसे ही सीरीज चलने दी जाए। बीच बीच में आपको थ्योरी क्लासेस भी कुछ इंपॉर्टेंट मिलेंगी, बट एमसीक्यूज भी मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित मैं कोशिश करूंगा कि वो सभी प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आज तक और पूछे जा सकते हैं, मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप पहली बार हैं तो चैनल में विजिट करिए पूरा। स्पेशल एजुकेशन के लिए उम्मीद है, आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी जानकारी बेहतर मिलेगी। बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, उनके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उनका सही जवाब कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। एक बार आप वहाँ पर भी विजिट कर लिया करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।